हाँ जी। तो सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लबिंग अपने पास डिस्कस करना शुरू किया था। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है जब किसी और पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में ऐड कर दिया जाता है। मिस्टर ए की इनकम में हमने मिसेज ए की इनकम को ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड क्लबिंग। तो लास्ट क्लास में जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे चलते चलते, वो ये था कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन अपना कोई एसेट किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, और ट्रांसफर के टाइम पर ये कंडीशन लगा देता है कि जब मेरा मन करेगा मैं एसेट वापस ले लूंगा। अगर एसेट देने के बाद एसेट को वापस लेने का राइट मेरे पास रहता है, इसे रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट कहते हैं। रिवोकेबल मतलब जब हम एसेट देने के बाद वापस ले सकते हैं। जैसे हमने एक बिल्डिंग एक पर्टिकुलर पर्सन को दी और उससे एक कंडीशन लगा दी कि जब मन करेगा वापस ले लेंगे। ऐसे में अगर वो पर्सन उस बिल्डिंग से कोई रेंटल इनकम अर्न करता है, तो ये रेंटल इनकम हम ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए बात करें, मिस्टर रमेश ने मिस्टर सुरेश को एक बिल्डिंग दी और कहा इसकी रेंटल इनकम तुम रिसीव करते रहो, आज से ये बिल्डिंग तुम्हारी है, लेकिन साथ में ये कंडीशन लगा दी कि जब मैं चाहूंगा मैं ये बिल्डिंग वापस ले सकता हूँ। तो इनकम टैक्स क्या कहता है, ये रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट है, और इस बिल्डिंग की रेंटल इनकम मिस्टर रमेश के हैंड्स में टैक्सेबल की जाएगी, ट्रांसफरर के हैंड्स में, जिन्होंने एसेट ट्रांसफर किया है, ना कि ट्रांसफरी मिस्टर सुरेश के हैंड्स में। ये इनकम मिस्टर रमेश की इनकम मानी जाएगी, सुरेश की इनकम नहीं मानी जाएगी। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए हम अपने पास किसी पर्सन को कोई एसेट देते हैं फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द असेसी। लाइफ टाइम मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर रमेश ने मिस्टर सुरेश को एसेट दिया और कहा जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारा, और तुम्हारे मरने के बाद ये एसेट मैं वापस ले लूंगा। इसे रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट कहते हैं। अगर हम रिवोकेबल ट्रांसफर, इसे इरिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट माना जाएगा। अगर हम कोई भी एसेट फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर ट्रांसफर करते हैं, तो इनकम टैक्स क्या कहता है, लाइफ टाइम के लिए हो रहा है। बात यहां पर लाइफ एंड डेथ की है, इसलिए हमने प्रोविजंस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया और हमने कहा इसको हम अपने पास इरिवोकेबल मानेंगे तब तक जब तक सुरेश की डेथ नहीं हो जाती। रमेश ने सुरेश को एसेट दिया और कहा जब तक तुम्हारी डेथ नहीं होती तब तक ये तुम्हारा। तो टिल द डेथ ऑफ सुरेश ये पर्टिकुलर ट्रांसफर इरिवोकेबल ट्रांसफर है। और अगर मान लीजिए मिस्टर सुरेश की डेथ हो जाती है, तो अब मिस्टर रमेश के पास एसेट को रिवोक करने का राइट आ गया है। अब ये रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट बन जाएगा। अब इसकी जो भी इनकम होगी वो मिस्टर रमेश के हैंड्स में ही टैक्सेबल की जाएगी। हाँ, क्लबिंग के अभी तक 5 प्रोविजंस पड़े हैं। एक बार जरा बहुत ही जल्दी से एक क्विक रिव्यू। हमने अभी तक जो प्रोविजंस डिस्कस किए हैं, सबसे पहला प्रोविजन जिसमें हमने 4 प्रोविजंस पढ़े थे एक ही पार्ट के अंदर। पहला प्रोविजन हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन अपना कोई एसेट ट्रांसफर कर देता है अपने स्पाउस को, सन्स वाइफ बहू को, या फिर अगर वो कोई एसेट ट्रांसफर कर देता है किसी और पर्सन को फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, तो इस पर्टिकुलर एसेट की इनकम को हम ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल करेंगे। ट्रांसफर मतलब जिसने एसेट ट्रांसफर किया है, जिसने एसेट दिया है। मिस्टर रमेश ने एसेट दिया मिसेज रमेश को, इनकम मिस्टर रमेश के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। उन्होंने अपने बेटे की वाइफ बहू को दिया, मिस्टर रमेश के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। किसी और पर्सन को दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ मिसेज रमेश या अपनी बहू के बेनिफिट के लिए, इन दोनों केसेस में भी इनकम ट्रांसफरर मिस्टर रमेश के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। इसको मैंने एक पार्ट माना, ठीक है। दूसरा पार्ट हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी भी माइनर चाइल्ड की इनकम होती है तो माइनर चाइल्ड की इनकम को भी हम क्लबिंग के अंदर कवर करेंगे, और ये इनकम माइनर चाइल्ड के पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। पेरेंट या तो फादर या मदर, जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसके हैंड्स में टैक्सेबल किया जाएगा। फिर हमने कहा था तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी पर्सन अपना कोई एसेट अपने HUF को दे देता है, तो अगर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी HUF प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इनकम जो HUF इस प्रॉपर्टी से अर्न करेगा वो ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल की जाएगी। फिर हमने चौथा पॉइंट डिस्कस किया था, अगर हम अपने पास कोई एसेट ट्रांसफर किए बिना उस एसेट की इनकम ट्रांसफर कर दें। मेरी एक बिल्डिंग है, मैंने कहा जी बिल्डिंग तो मेरी और जो रेंट है वो मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर दिलीप को दे दीजिए, तो ये जो दिलीप रेंट रिसीव करेंगे ये मेरे हैंड्स में टैक्सेबल किया जाएगा क्योंकि एसेट मेरा है। फिर पांचवा हमने पॉइंट डिस्कस किया जो अभी हम रिव्यू भी ले रहे थे, अगर हम अपने पास कोई एसेट ट्रांसफर कर दें रिवोकेबल ट्रांसफर में, तो भी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे। अब हम अपने पास
हमारा सिक्स्थ और लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं क्लबिंग का। क्लबिंग 6 कैटेगरीज में होती है सर। अब हम सिक्स्थ कैटेगरी पे आ गए। यहां पर किसी एसेट को ट्रांसफर करने की बात नहीं हो रही। यहां पर हमारे पास, हम ये नहीं कह रहे कि हमने अपना किसी एसेट से इनकम अर्न कराई, बल्कि यहां पर हम अपने पास एक अलग ही केस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सर हुआ क्या, एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए, इनके पास एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स थे, कुछ ज्यादा ही शेयर्स थे। इनका उस कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। तो अगर हम अपने पास किसी ऐसी कंपनी में जिसमें असेसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वहां से पेमेंट करते हैं इस असेसी के स्पाउस को। सर एग्जांपल के जरिए बात को समझिए। मिस्टर अमर, इनके पास एक कंपनी एबीसी लिमिटेड के 40% शेयर थे। 40 मैंने एग्जांपल लिया है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% पर हो जाता है सर। ठीक है, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, 40% शेयर है। मेरा कहने का मतलब ये है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मान लीजिए मिस्टर अमर, इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एबीसी लिमिटेड में, और ये जो एबीसी लिमिटेड है, ये अपने पास सपोज कोई पेमेंट कर रही है मिसेस अमर को, मिस्टर अमर की वाइफ को। तो ये जो पेमेंट मिसेस अमर को किया जा रहा है सर, ये पेमेंट कोई भी हो सकता है। जैसे हो सकता है हम मिसेस अमर को सैलरी दें, हो सकता है हम मिसेस अमर को कमीशन दें, हो सकता है हम मिसेस अमर को उनकी किसी सर्विसेज के बदले प्रोफेशनल चार्जेस दें, प्रोफेशनल फीस दें। इन सभी केसेस में ये जो इनकम है, हम ये कह रहे हैं ये मिस्टर अमर की इनकम मानी जाएगी, मिस्टर अमर के हैंड्स में टैक्सेबल की जाएगी। अगर किसी पर्सन का किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वो कंपनी इस असेसी के स्पाउस को कोई पेमेंट करती है, तो उस पेमेंट को हम टैक्सेबल कर देंगे उस असेसी के हैंड्स में, उस पर्सन के हैंड्स में जिसके पास कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मैंने एग्जांपल ये लिया, हस्बैंड के पास कंपनी के शेयर हैं और कंपनी ने वाइफ को सपोज सैलरी दी, तो हम ये कह रहे हैं ये सैलरी वाइफ की सैलरी नहीं मानी जाएगी, हस्बैंड की सैलरी मानी जाएगी। ठीक है, ये हस्बैंड की इनकम में ऐड की जाएगी। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए बाय चांस ये जो सैलरी दी जा रही है मिसेस अमर को, ये उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर है, उनकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पर उनको जॉब दी गई। जैसे मान लीजिए मिसेस अमर एमकॉम है और उनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब दे दी गई। हमने कहा सर ये इनको क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जॉब मिली है, इस केस में सैलरी के ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं किए जाएंगे। मान लीजिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, लॉयर हैं, और उनको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जॉब मिली है, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं किए जाएंगे। या फिर इनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है इस तरह का जिसके बेसिस पर इन्हें ये जॉब ऑफर की गई है, तो भी इनके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई। तो अगर मान लीजिए इनको ये सैलरी मिल रही है, ये अमाउंट मिल रहा है, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, तो इनकम टैक्स क्या कहता है, इसके ऊपर क्लबिंग नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इनकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, या क्वालिफिकेशन तो है सर उस फील्ड में नहीं है जिसमें जॉब लगी, मिस्टर अमर की वाइफ है मिसेस अमर, वो बहुत क्वालिफाइड है लेकिन साइंस स्ट्रीम में, उन्होंने पीएचडी की है सपोज केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायो में, बहुत वेल क्वालिफाइड, और जॉब कर रही है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। हमने कहा सर ये जॉब इनको इसलिए नहीं मिल रही कि ये क्वालिफाइड है, ये जॉब इनको इसलिए मिल रही है क्योंकि मिस्टर अमर के पास इस कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। हमने ऐसा देखा कि कई बार क्या होता है, एक पर्सन अपनी इनकम को कम करने के लिए कंपनी से जो अमाउंट उसे चार्ज करना होता है, अपने नाम से लेने के बजाय अपने स्पाउस के नाम से लेना शुरू कर देता है। तो अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस के नाम से अमाउंट रिसीव कर रहा है, तो ये जो अमाउंट इसने अपने स्पाउस के नाम से रिसीव किया है, ये स्पाउस की इनकम ना मानकर हम अपने पास उसी पर्सन की इनकम में ऐड करेंगे जिसके पास कंपनी के शेयर है। मेरे एग्जाम्पल में बार बार मैं मिस्टर अमर का एग्जाम्पल लेकर बात कर रहा हूं। जी, तो ऐसे में अगर कोई भी पर्सन है जिसके पास किसी कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना 20% और मोर इक्विटी शेयर से आता है। अगर मैं किसी कंपनी के 20% इक्विटी शेयर्स खरीद लूं, तो मेरा उसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जिस पर्सन का होता है, वो कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है।
सर मान लीजिए आप किसी कंपनी के 20% शेयर खरीद लें, तो अब कंपनी आपकी किसी बात पर मना नहीं कर पाएगी, कंपनी आपके दबाव में रहेगी। और ऐसे में अगर आप कंपनी को ये कहें कि भाई आपको मेरे कुछ पैसे देने हैं, मान लीजिए मैंने कंपनी के लिए कोई काम किया, कंपनी से मैं ये कहूं कि सर पैसे मुझे देने के बजाय ना आप एक काम कीजिए, मेरी वाइफ के नाम से दे दीजिए, तो कंपनी मेरी बात के लिए कभी मना नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई नॉर्मल एम्प्लॉई है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। सर मैं एक कंपनी में जॉब करूं और ये कहूं चेक बनाते हुए आधा चेक मेरे नाम पे बना दो, आधा मेरी वाइफ के नाम पर, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसी कंपनी के मेरे पास शेयर हैं, ढेर सारे शेयर हैं, सर मुकेश अंबानी अगर रिलायंस को कोई बात कहे ना करने के लिए, रिलायंस कभी उनकी बात टाल नहीं सकती, क्योंकि वो मेजोरिटी शेयर होल्डर, उनकी इतनी से उनका इतना जो बात चलती है कंपनी के अंदर, वो इसलिए नहीं चलती कि वो सीनियर पोस्ट पर है, वो इसलिए चलती है क्योंकि उनके पास कंपनी के शेयर हैं, वो मालिक हैं, और शेयर्स भी ढेर सारे हैं। ऐसे में इनकम टैक्स क्या कहता है सर, अगर हमारे पास कोई भी पर्सन है जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं आता, इक्विटी शेयर होने चाहिए 20% और मोर, तो इसको हम अपने पास यहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में कवर करेंगे, और जो भी इनकम स्पाउस को मिलेगी वो इसी पर्सन के हैंड्स में टैक्सेबल की जाएगी जिनके पास शेयर है। हमारे एग्जांपल में हस्बैंड के पास शेयर्स हैं, तो वाइफ की इनकम को हस्बैंड की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। आइए एक बार प्रोविजन पढ़ लेते हैं। इफ द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिसीविंग एनी इनकम बाय द वे ऑफ सैलरी, बाय द वे ऑफ कमीशन, by the way of salary, by the way of commission, fees, or any other remuneration from a concern in which such individual has a substantial interest, then such income shall be included in the income of that individual. ठीक है सर, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, उसके पास किसी कंपनी के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसके स्पाउस को पेमेंट हो रहा है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ एनी पर्सन इज गेटिंग एनी अमाउंट और इनकम from a concern in which his or her spouse has substantial interest, and further such amount or income is being received, sir, without any technical or professional qualification. मिस्टर ए ने एक कंपनी के शेयर खरीदे, उस कंपनी ने मिसेज ए को जॉब पर रख लिया, और मिसेज ए जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है, बस रख लिया, तो वो रखने का रीजन ये है कि जरूर मिस्टर ए अपनी इनकम को मिसेज ए के नाम पर डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इनकम मिसेज अर्न करेंगी वो मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल की जाएगी। जिस स्पाउस के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा उसके हैंड्स में इनकम को जोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मिस्टर करण यादव, इनके पास 11% शेयर हैं एबीसी लिमिटेड के, और इनके पिताजी के पास 10% शेयर है। सर ये जो शेयर्स की होल्डिंग देखी जाएगी ना, फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करके देखी जाएगी, तो मिस्टर करण यादव और उनके पिताजी दोनों के शेयर मिलाकर ना 21% हो रहे हैं, और ये कंपनी मिस्टर करण यादव की वाइफ मिसेस दीप्ति यादव को जॉब पर रख लेती है विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है सर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पास कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। सर कोई भी आदमी जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई कंपनी उसे क्यों जॉब पर रखेगी, सोचिए। एक पर्सन है ना, उसे एक्सपीरियंस है ना उसे जॉब है, और मैं उसे कंपनी में सीनियर पोस्ट पर रख लूं और सैलरी कर दूं 1 लाख रुपए महीना, तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता ना। नॉर्मल सिनेरियो में अगर एक पर्सन ना उसे नॉलेज है ना उसे एक्सपीरियंस है, काम करना उसे आता नहीं, तो मैं उसे सीनियर पोस्ट पे तो नहीं रखूंगा। भाई छोटी मोटी पोस्ट पर ठीक है, इंटर्न रख लिया कि जी ठीक है काम सिखाऊंगा, 8,000 रुपये महीना सैलरी दूंगा, ये तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन किसी भी ऐसे पर्सन को जिसने ना काम आता है ना कोई क्वालिफिकेशन है ना कोई एक्सपीरियंस है, मैं क्यों 1 लाख रुपए महीना की सैलरी पे रख रहा हूँ। इनकम टैक्स कहता है जरूर यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रही है, और इस इनकम को क्लब कर दिया जाएगा इनके हस्बैंड मिस्टर करण यादव की इनकम। सर यहां पर ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, वही पॉइंट है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। नोट नंबर 1, क्लबिंग प्रोविजन shall not apply in relation to the income which is attributable to the application of his or her technical or professional knowledge and experience। अगर स्पाउस को जो सैलरी मिल रही है वो उनकी क्वालिफिकेशन की वजह से है, उनके एक्सपीरियंस की वजह से है, उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से है, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई
नहीं किए जाएंगे। No such clubbing shall takes place in relation to any income arising to the spouse where the spouse possesses technical or professional qualification and income is solely, sir, solely attributable. ये इनकम सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से मिल रही है to the application process, to the application of his or her technical or professional knowledge and experience. The words technical and professional knowledge do not necessarily relate to a technical or professional qualification acquired by obtaining a certificate, diploma, or degree, or in any other form from a recognized body like a university, institute, a certificate, etc. If Mrs. A, if Mrs. X is appointed as a managing director of a company in which her husband has substantial interest and she receives salary and she received and she had experience of working as a managing director of two companies earlier prior to the appointment, it could be said she had sufficient technical qualification and experience. Therefore, if spouse has technical or professional experience, it can be said that the spouse has technical or professional qualification. सर ये जो बात मैं आपको बार बार बता भी रहा हूं, देखिए सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, एक्सपीरियंस की भी बात हो रही है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन अगर उसका किसी एक फील्ड में जॉब करने का एक्सपीरियंस है और उसको कंपनी में जॉब मिल जाए, ये एक्सेप्टेबल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने अपने पास कोई क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है, कोई डिग्री है उसके पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, डॉक्टर है, लॉयर है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, तो भी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो या तो एक्सपीरियंस हो या क्वालिफिकेशन हो। नोट नंबर 2, इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ है, सर पहले 1 मिनट जरा ये नोट नंबर 3 देख लीजिए, फिर आते हैं नोट नंबर 2 पे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न किसे कहते हैं? इन अ केस वेयर द कंसर्न इज अ कंपनी, इफ इंडिविजुअल अलोंग विद रिलेटिव्स, सर रिलेटिव मतलब यहां पर फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स, मतलब फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और स्पाउस, ठीक है। अगर इन सबके पास मिलाकर 20% और मोर इक्विटी शेयर्स हैं, तो हम अब यहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मानेंगे। और इन एनी अदर केस, इफ इंडिविजुअल अलोंग विद रिलेटिव इज एंटाइटल्ड टू नॉट लेस देन 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सच कंसर्न, ठीक है। सर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, हाँ जी, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके पास किसी कंपनी के 20% और मोर इक्विटी शेयर है, तो हम ये मानेंगे उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। लेकिन मैं कह रहा था, सोचिए जरूरी थोड़ी है कंपनी ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी हो ही ना। सर मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक पार्टनरशिप फर्म का। अब फर्म के केस में क्या करेंगे? तो अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें ना सर, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में शेयर्स नहीं होते। फिर हम ये देखेंगे कि क्या इनका 20% और मोर प्रॉफिट में शेयर है। कंपनी के केस में इक्विटी शेयर्स देखिए, और अदर देन कंपनी के केस में ये देखिए कि इनको प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिल रहा है। फिर प्रॉफिट का शेयर अगर 20% और मोर होगा, तो इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। नोट नंबर 2, if husband and wife both have substantial interest in a concern and both are receiving remuneration from the concern, then the remuneration of both shall be included in the total income of that spouse whose total income, excluding the income includable in this subsection, is greater. जी, क्या मतलब हुआ इस बात का? सर मान लीजिए मिस्टर ए और मिसेज ए दोनों के पास कंपनी के 25-25% शेयर है। मिस्टर ए के पास भी 25% शेयर है, मिसेज ए के पास भी 25% शेयर है। तो ऐसे में अब ये तो दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। अब क्लबिंग कैसे करें? अब हम ये कह रहे हैं कि सर ये बताइए, इनमें से किसकी इनकम ज्यादा है? मान लीजिए हस्बैंड की इनकम ज्यादा है, तो जो वाइफ को पेमेंट होगा ना कंपनी से, वो हस्बैंड की इनकम में जोड़ देंगे। और अगर वाइफ की इनकम ज्यादा है, तो हस्बैंड को जो पेमेंट होगा कंपनी से, वो वाइफ की इनकम में जोड़ देंगे। हम ये देख लेंगे किसकी इनकम ज्यादा है और किसकी इनकम कम। जी, सर कोई डाउट पूछना चाहे कोई तो? जी सर, कोई कुछ पूछना चाह रहा था, आवाज आई थी बीच में वो फिर। जी
हाँ जी। जी, तो आइए नेक्स्ट। Technical and professional qualification shall include not only degree or membership, but also any experience or expertise on any natural talent also. सर ये तो हम बार बार बात कर ही रहे हैं कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ना टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें सिर्फ डिग्री नहीं आती या सिर्फ ऐसे कोर्सेज नहीं आते जिसमें मेंबरशिप होती है। ठीक है सर, मेंबरशिप जैसे अगर हम बात करें मान लीजिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं। वो मेंबरशिप मिलने के बाद ही किसी कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट आईसीएमएआई हमारा जो सीएमए इंस्टीट्यूट है उसके मेंबर्स होते हैं। वो मेंबरशिप मिलने के बाद ही कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन्हें हमारा जो डीएमसी है दिल्ली में, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, या जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है आईएमए, उसकी मेंबरशिप उन्हें लेनी है। जब तक वो मेंबरशिप नहीं लेंगे तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जनरली जो क्वालिफिकेशन वाले कोर्सेज होते हैं सर, उसमें कोई ना कोई मेंबरशिप चाहिए होती है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं कोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन कोर्सेज की भी बात कर रहे हैं, हम उस काम की भी बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को एक्सपीरियंस से आ गया। भाई एक पर्टिकुलर पर्सन सेल्स में जॉब करता है, तो सर सेल्स में जॉब करने वाला हर पर्सन एमबीए मार्केटिंग करके आए या सेल्स की कोई डिग्री लेकर आए जरूरी थोड़ी है। सेल्स में तो एक नॉर्मल पर्सन भी आकर काम कर सकता है। ऐसे में अगर मान लीजिए उसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाए और फिर हम उसे अपनी कंपनी में एक बड़ी सीनियर पोस्ट पर रख ले, तो उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसे ये सैलरी दी जा सकती है। या बाय चांस मान लीजिए उसका कोई नेचुरल टैलेंट हो ऐसा। सर कई लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके पास कोई नेचुरल टैलेंट है इस तरह का कि वो अपने पास इस तरह का वर्क कर सकते हैं। तो अगर नेचुरल टैलेंट है, जैसे मान लीजिए एक म्यूजिक कंपोजिशन कंपनी है, एक पर्टिकुलर पर्सन है म्यूजिशियन, के लिए तो कोई कोर्स नहीं होता सर। अब ये तो नेचुरल टैलेंट है, कुछ लोगों को म्यूजिक की अच्छी समझ होती है, तो बस उसके इस नेचुरल टैलेंट के बेसिस पर हम अपने पास उसको जो सैलरी दे रहे हैं उस पर हम क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और है सर, देखिए क्लबिंग के लिए ना जिस कंपनी में शेयर है पेमेंट वहीं से होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर ए के पास ना शेयर्स हैं सर टाटा स्टील्स के। टाटा स्टील होल्डिंग कंपनी है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर के 70% शेयर टाटा स्टील के पास है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर ए, उनके पास टाटा स्टील्स के शेयर हैं और मिसेज को सैलरी मिल रही है टाटा मोटर्स से। सर इस केस में क्लबिंग नहीं होगी। टाटा स्टील एक अलग कंपनी है, टाटा मोटर्स एक अलग कंपनी है। होल्डिंग के शेयर हैं और पेमेंट सब्सिडरी से हो रहा है, तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं किए जाए। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, तो सर ये क्लबिंग के ना 6 प्रोविजंस हैं हमारे पास, ये 6 प्रोविजन खत्म होते हैं। अब हम अपने पास क्लबिंग से ही रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस करने जा रहे हैं। सर देखिए, मैंने आपको बार बार ये बताया है, अगर कोई भी पर्सन अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है सर, पैनल नहीं है, ऐसे ही माउस के हेल्प से थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए मिस्टर ए है और इनके ब्रदर है मिस्टर बी। जी सर, तो अगर मिस्टर ए अपना कोई एसेट ट्रांसफर कर देते हैं मिसेज ए को, तो हमने बार बार डिस्कस किया है सर, कल हम पूरी क्लास में यही डिस्कस कर रहे थे। अगर मिस्टर ए मिसेज ए को कोई एसेट दे दें,
अगर मिस्टर ए मिसेज ए को कोई एसेट दे दें तो हम उसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन लगा देंगे। और इसी तरह से मान लीजिए मिस्टर बी ये मिसेज बी को कोई एसेट दे दें, मिस्टर बी ने मिसेज बी को कोई एसेट दे दिया तो हम इसके ऊपर भी क्लबिंग के प्रोविजन लगा देंगे। सर मिस्टर ए, इनके पास ना डिवेंचर्स थे कंपनी के 1 करोड़ रुपए के, इन्हें अपनी वाइफ मिसेज ए को देना चाहते थे। अगर ये मिसेज ए को एसेट देंगे तो क्लबिंग हो जाएगी। सर मिस्टर बी मिसेज बी को 1 करोड़ के डिवेंचर देना चाहते थे, अगर ये देने तो क्लबिंग हो जाएगी। इन्होंने थोड़ा चालाकी से काम लिया दोनों ने। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि भैया देखो ऐसा है, 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर मैं तुम्हारी वाइफ को दे देता हूं, अपनी भाभी को, और 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर तुम मिसेज ए को दे दो, तुम्हारी भाभी को। तो अगर मैं ब्रदर्स वाइफ को एसेट दूं तो सर ये क्लबिंग के दायरे के बाहर है। हमने डिस्कस किया था अगर मैं अपने स्पाउस को एसेट देता हूं या सन स्पाउस को एसेट देता हूं, बहू को, वाइफ को या बहू को एसेट दूंगा तो क्लबिंग होगी। अगर मैं भाभी को एसेट दूंगा तो क्लबिंग नहीं होगी सर। ऐसे में सोचिए, मिस्टर ए ने अपने एसेट्स मिसेस बी को ट्रांसफर कर दिए और मिस्टर बी ने मिसेस ए को ट्रांसफर कर दिए, तो अब क्या इसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन लगाए जाएंगे? सर अगर हम इसको ना ऐसे प्राइमा फेसी देखें तो इस केस में क्लबिंग की कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। भाई एक पर्टिकुलर पर्सन ने एसेट अपनी स्पाउस को तो ट्रांसफर ही नहीं किया। मिस्टर ए ने अपनी स्पाउस को थोड़ी दिया मिसेस ए को, इन्होंने तो मिसेस बी को दिया है, और मिस्टर बी ने, इन्होंने मिसेस ए को दिया है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो सर ऐसा ही एक मैटर एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दी कि सर यहां पर ना क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई किए जाएंगे, और इसको नाम दिया गया क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर इस केस में मिस्टर ए ने एक 1 करोड़ रुपए वाला एसेट मिसेस बी को दिया, पर इस ट्रांसफर के कंसीडरेशन मिस्टर बी ने मिसेज ए को 1 करोड़ रुपए वाला एसेट दे दिया। तो सर ये दोनों ट्रांसफर आपस में क्रॉस हो गए, क्रॉस, और क्योंकि ये क्रॉस हो गए इसलिए ये एक दूसरे का ना कंसीडरेशन बन गए, एक दूसरे के बदले किए हुए ट्रांसफर्स बन गए। और ऐसे में हम ये एज्यूम कर लेंगे कि मिसेज ए को जो एसेट 1 करोड़ रुपए वाले डिवेंचर ट्रांसफर हुए हैं वो मिस्टर बी ने नहीं दिए, मिस्टर ए ने दिए हैं। और बिल्कुल इसी तरह से मिसेज बी को जो एसेट दिए जा रहे हैं वो मिस्टर ए नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो एसेट भी मिस्टर बी ने दिए हैं, ऐसा माना जाएगा। तो हम ये मानेंगे कि मिसेज ए को एसेट मिस्टर ए के पास से आए, मिसेज बी को एसेट मिस्टर बी के पास से आए, और इसको नाम दिया जाएगा क्रॉस ट्रांसफर। और ये जो क्रॉस ट्रांसफर है ना, ये हमारे पास टैक्सेबल क्लबिंग के प्रोविजंस में बिल्कुल उसी तरह से कवर किए जाएंगे जैसे हमारे पास नॉर्मल ट्रांसफर को कवर किया गया था। So in case of cross transfer also, for example, A making gift of 50,000 to the wife of his brother B for the purchase of a house by her, and a simultaneous gift by B to A's minor son of shares in a foreign company worth 50,000 owned by him. The income from the asset transferred would be assessed in the hands of the deemed transferor if the transfers are so intimately connected as to form part of a single transaction, and each transfer constitutes consideration for the other by being mutual or otherwise. तो सर इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने 50,000 रुपए मिस्टर बी की वाइफ मिसेस बी को दिया, अपनी भाभी को, और मिस्टर बी ने अपने भतीजे ए के बेटे को 50,000 के शेयर दे दिए। ठीक है, तो पैसे दिए वाइफ को, शेयर दिए बच्चे को। ठीक है, ऐसे में यहां पर ये जो ट्रांसफर्स हुए हैं ना, ये एक दूसरे का कंसीडरेशन बन गए, कंसीडरेशन। और इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इसको क्रॉस ट्रांसफर माना जाएगा और इस पे क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन अप्लाई किए जाएंगे। Thus, in the instant case, the transfers have been made by A and B to persons who are not their spouses or minor child, so as to circumvent the provision of this section.
showing that such transfer constitute consideration for each other. तो सर ये जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं ना, ये घुमावदार तरीके से किए जा रहे हैं ताकि ताकि हम अपने पास ना क्लबिंग के प्रोविजन से बचने की कोशिश कर सकें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर आपने कुछ नहीं किया, बस सर्क्यूटियस मेथड्स यूज किए। सर्क्यूटियस मींस घुमावदार, घुमावदार तरीके से अल्टीमेटली एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। और क्योंकि घुमावदार तरीके से अल्टीमेटली एसेट को ट्रांसफर किया गया है, तो एसेट तो आ ही गया ना भाई, मिसेस ए के पास एसेट आ गया और इधर से माइनर चाइल्ड के पास एसेट आ गया, तो ऐसे में हम इसको क्लबिंग के प्रोविजंस के दायरे में कवर करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ CIT वर्सेस केशवजी मोरारजी observe that if two transactions are interconnected and are parts of the same transaction in such a way that it can be said that circuitous methods are adopted as a device to evade tax, the implication of clubbing provisions would be attracted. Accordingly, the income arising to Mrs. B from the house property should be included in the total income of Mr. B, and the dividend from shares transferred to A's minor son would be taxable in the hands of Mr. A. This is because A and B are the indirect transferors to their minor child and spouse respectively of the income yielding asset, so as to reduce their burden of taxation. ठीक है, तो जो अभी हमने डिस्कस किया, इस केस में अल्टीमेटली ये जो एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ये ए ने मिसेज ए को किया है और ए ने मास्टर A1 को किया है अपने बेटे को, और बी ने मिसेज बी को किया है। इसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई किए जाएंगे। वंदना मैम का सवाल आया है कि क्या ये अमाउंट सेम होना जरूरी है? तो नहीं मैम, ये सेम होना जरूरी नहीं है। इस केस में अगर बाय चांस मान लीजिए ऐसा होता कि मिस्टर ए ने मिसेज बी को 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर्स ट्रांसफर किए सपोज, और मिस्टर बी ने बदले में 80 लाख रुपए मिसेज ए के खाते में ट्रांसफर कर दिए, तो हम 80 लाख रुपए को क्रॉस ट्रांसफर मानकर उसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन लगा देंगे और रिमेनिंग 20 लाख रुपीस के ऊपर क्लबिंग नहीं करेंगे। 20 लाख की जो इनकम होगी उसके ऊपर क्लबिंग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन क्रॉस ट्रांसफर इसको माना जाएगा, क्रॉस ट्रांसफर कॉमन पॉइंट तक तो माना जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पर बार बार क्लियर कर रहा हूं, देखिए ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है ना, ये पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं हो रही है, ये घपलेबाजी के लिए हो रही है। और अगर घपलेबाजी के लिए हो रही है ना, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि मिस्टर ए तो 1 करोड़ के डिवेंचर्स दें और मिस्टर बी 80 लाख रुपए दें। ठीक है, ये गिफ्ट की वजह से नहीं हो रहा है ऐसा कि हम गिफ्ट देना चाह रहे हैं एक दूसरे को, ये इसलिए हो रहा है कि हम घपलेबाजी करना चाह रहे हैं। और घपलेबाजी में मिस्टर ए 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा अगर दे देंगे तो इनको तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे बढ़िया तो बेचारे टैक्स ही भरते रहते चुपचाप 1 करोड़ के इनकम के ऊपर, इनको तो बड़ा मेजर लॉस हो गया। तो प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ये अपने पास ना कुछ अमाउंट छोड़ें। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, बाय चांस ऐसा हो जाता है कि भाई हमारे पास जो अमाउंट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो फिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास जो कॉमन पोर्शन होगा उस पर ही क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे। जी सर, कोई भी डाउट किसी को हो यहां तक तो पूछ लीजिए सर। चलिए, अब क्लबिंग से रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। क्लबिंग खत्म हो गई, लेकिन क्लबिंग से रिलेटेड ही कुछ और बातें, जैसे जब हम क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करेंगे तो हमने कहा जी मिसेज ए की इनकम को मिस्टर ए की इनकम में जोड़ दो। सर जब जोड़ेंगे तो कौन से हेड में जोड़ेंगे? इनकम के 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस। कोई भी पर्सन जो इंडिया में इनकम अर्न करता है वो इन 5 हेड से इनकम अर्न कर सकता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर, जब आप क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करेंगे ना, तो क्लबिंग के प्रोविजन ना हेड वाइज किए जाएंगे। हेड वाइज मतलब अगर मिसेज ए की इनकम सैलरी में हो रही है तो ये मिस्टर ए के हैंड्स में जब क्लब किया जाएगा ना, तो सैलरी इनकम में ही क्लब किया जाएगा। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिसेज ए को डिवेंचर्स दिए और मिसेज ए ने उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। तो जो अदर सोर्सेज की इनकम है ना, वो क्लबिंग के बाद भी अदर सोर्सेज में ही रहेगी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में रहेगी, पीजीबीपी की इनकम पीजीबीपी में रहेगी, जिस हेड की इनकम है उसी पर्टिकुलर हेड में कवर की जाएगी।
अच्छा, एक छोटा सा सवाल और था सर, जैसे ना हम इनकम के ऊपर क्लबिंग करते हैं, सोचिए जैसे इनकम पर क्लबिंग होती है, इनकम के साथ साथ सर लॉस भी तो हो सकता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को लॉस हो जाए, मिस्टर ए ने मिसेज ए को मान लीजिए कुछ पैसे दिए, मिसेज ए ने उन पैसों से बिजनेस करना शुरू कर दिया। हमने ये कहा था कि अब जो मिसेज ए की इनकम होगी ना, उसे हम मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल करेंगे। सोचिए अगर मिसेज ए को इनकम हो ही ना, लॉस हो जाए तो सर जैसे इनकम पे क्लबिंग होती है ना, ध्यान से देखिएगा, लॉस पर भी होती है। जैसे इनकम पे क्लबिंग होती है ना, वैसे ही लॉस पर भी होती है। अगर इनकम हो रही है तो इनकम को क्लब कर दीजिए, लॉस हो रहा है तो लॉस भी क्लब किया जाएगा। मिसेज ए के हैंड्स में अगर लॉस हो गया तो वो लॉस हम मिस्टर ए का लॉस मानेंगे, मिस्टर ए के हैंड्स में उसको टैक्सेबल किया जाएगा। अच्छा, अब लॉस का क्या होगा सर? लॉस का होगा सेट ऑफ। आप मिसेज ए के लॉस को मिस्टर ए की इनकम को आपस में सेट ऑफ करा सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मिसेज ए की इनकम है और मिस्टर ए के लॉसेज हैं, इनको भी सेट ऑफ करा सकते हैं क्लबिंग के बाद। मिसेज ए को इनकम हो या मिसेज ए को लॉस हो, क्लबिंग होने के बाद वो मिस्टर ए का बन चुका है। अब मिस्टर ए इसके ऊपर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन नॉर्मल तरीके से अप्लाई करेंगे। जी सर, पहला पॉइंट देख लीजिए अब, जनरल लॉ फॉर द चैप्टर ऑफ क्लबिंग, इनकम शेल इंक्लूड लॉस ऑल्सो, देयरफॉर लॉसेज आर ऑल्सो टू बी क्लब। तो सर जैसे इनकम पर क्लबिंग होती है वैसे ही लॉसेस पर भी क्लबिंग की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर द चैप्टर ऑफ क्लबिंग, द क्लबिंग शेल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द ट्रांसफरी हैज कन्वर्टेड द ट्रांसफर्ड एसेट टू सम अदर फॉर्म। सर ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सर अगर मेरे पास मान लीजिए मैं मिस्टर ए ने मिसेज ए को रिलायंस के डिवेंचर्स दिए, मिसेज ए ने डिवेंचर्स को बेचा और डिवेंचर्स को बेचकर जो पैसे आए ना, उन पैसों से इन्होंने अपने पास ना एफडी करा दी। तो अब ये जो एफडी का इंटरेस्ट है ना सर, इस एफडी के इंटरेस्ट पर भी क्लबिंग की जाएगी। एफडी के इंटरेस्ट पर भी क्लबिंग की जाएगी। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि अगर एसेट की फॉर्म बदल भी जाए ना, तो भी क्लबिंग के प्रोविजन से बाहर नहीं होंगे, क्लबिंग तो होती रहेगी। हाँ जी, for the chapter of clubbing, the clubbing shall continue to apply even if transferee has converted the transfer asset to some other form. For example, a house property is transferred to son's wife and she sells the house property and buys debenture. Then income from debenture shall be clubbed with the income of transfer. डिवेंचर्स की इनकम भी क्लब की जाएगी। मिस्टर ए ने अपनी बहू को, अपनी सन्स वाइफ को बिल्डिंग दी थी, उन्होंने बिल्डिंग को बेचकर डिवेंचर खरीद लिए, तो डिवेंचर्स भी मिस्टर ए के दिए हुए माने जाएंगे और अब इसके ऊपर भी क्लबिंग के प्रोविजन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगाए जाएंगे। हाँ जी सर, एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिसेज ए को रिलायंस के डिवेंचर दिए 1 करोड़ रुपए वाले, और मिसेज ए ने उन डिवेंचर्स को बेचा सर 1 करोड़ 5 लाख में, 1 करोड़ 5 लाख में। तो ये जो 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन है ना, ये कैपिटल गेन भी मिस्टर ए को ही टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, मिस्टर ए के दिए हुए एसेट को बेचकर अगर मिसेज ए कोई प्रॉफिट कमाती हैं, तो ये प्रॉफिट भी तो मिस्टर ए के एसेट पर ही हो रहा है सर, मिस्टर ए के एसेट से ही तो पैसा कमाया है। इसके ऊपर भी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड पॉइंट था। फॉर द चैप्टर ऑफ क्लबिंग, इफ द ट्रांसफरर सेल्स द ट्रांसफर्ड एसेट, देन कैपिटल गेन शैल ऑल्सो बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, for the chapter of clubbing, income arising out of income earned on transferred asset has not to be clubbed. Therefore, if debentures are transferred to son's wife without consideration and she received debenture interest which is invested in bank FDR,
then debenture interest shall be clubbed with the income of transferor, but bank interest shall not be clubbed. सर इसके लिए ना एक बात हमेशा याद रखिएगा, इनकम ऑन इनकम की क्लबिंग नहीं होती, ठीक है। मिस्टर ए ने मिसेज ए को एक एसेट दिया, इस एसेट से जो इनकम कमाई जाएगी उस इनकम पर क्लबिंग करेंगे, लेकिन अगर इस इनकम को री इन्वेस्ट करके मिसेज ए कुछ कमा लें तो उस इनकम ऑन इनकम पर क्लबिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। सर जैसे एग्जांपल लिया गया है, मिस्टर ए ने मिसेज ए को कुछ डिवेंचर्स दिए, डिवेंचर्स, उन डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट मिला, डिवेंचर मिस्टर ए ने दिए थे तो डिवेंचर का इंटरेस्ट क्लबिंग के दायरे में आएगा। फिर क्या हुआ, मिसेज ए ने इस इंटरेस्ट को बैंक एफडी में ले जाकर जमा करा दिया, एफडी करा दी, तो अब जो एफडी का इंटरेस्ट आएगा ना, एफडी मिस्टर ए ने नहीं दिया है, मिस्टर ए ने तो डिवेंचर्स दिए थे, डिवेंचर के इंटरेस्ट पे क्लबिंग होगी, एफडी के इंटरेस्ट पर क्लबिंग नहीं होगी। इसी तरह नेक्स्ट, सिमिलरली income arising from accretion of asset transferred has not to be clubbed। अगर मान लीजिए हमने जो एसेट दिया उस एसेट में कोई इंक्रीज हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे मिस्टर ए ने एक कंपनी के 1000 शेयर मिसेज ए को गिफ्ट में दे दिए और मिसेज ए को इन शेयर्स पर 500 शेयर मिल गए बोनस के तौर पर, तो ये जो बोनस शेयर है ना, ये बोनस शेयर मिस्टर ए ने नहीं दिए हैं, मिस्टर ए ने 1000 शेयर दिए थे, 500 बोनस शेयर मिस्टर ए ने नहीं दिए हैं, तो अब अगर मिसेज ए इन बोनस शेयर्स को बेचती हैं तो बोनस शेयर का कैपिटल गेन मिसेज ए की ही इनकम माना जाएगा, मिस्टर ए की इनकम नहीं माना जाएगा। जी नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, द क्लब शैल बी, जी सर। सर ये अगर पीजीबीपी में प्रॉफिट होता है तो उसमें प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट नहीं हो रहा क्या, तो उसको हम क्लब करेंगे नहीं करेंगे? मैम देखिए लास्ट क्लास में जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, मिस्टर ए ने मिसेज ए को 10 लाख रुपए दिया, मिसेज ए के पास अपने पास 12 लाख रुपए थे और 3 लाख का उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो अब उनका कैपिटल है 25 लाख और मान लीजिए उन्होंने प्रॉफिट कमाया 5 लाख, तो 25 लाख के कैपिटल में हम अपने पास जब क्लबिंग के लिए अमाउंट निकालेंगे ना, तो मिस्टर ए के दिए हुए पैसे 10 लाख ही रहेंगे, मिस्टर ए के दिए हुए पैसे 10 लाख हैं, अब 10 लाख के ऊपर हम प्रोपोर्शन करेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इनटू में 5 लाख। कल हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया था अगर आपको याद हो विद एग्जैक्ट फिगर्स, तो मिस्टर ए के दिए हुए 10 लाख का ही जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा उसी पे क्लबिंग होगी, बाकी जो अमाउंट है उस पे क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं किए जाएंगे। सर फिर ये पीजीबीपी की इनकम में कब तक उसको हम क्लबिंग करते रहेंगे? मैम जब तक ये 10 लाख रुपए मिसेज ए के बिजनेस में लगे रहेंगे तब तक क्लबिंग करते रहेंगे। सिर्फ 10 लाख पे ही लेंगे? हाँ जी 10 लाख का प्रोपोर्शनेट करेंगे मैम, जो भी इनका कैपिटल होगा, भाई कैपिटल तो बढ़ता चला जाएगा, मान लीजिए मिसेज ए और पैसे ले आई अपने पास से, तो मिसेज ए वाला पोर्शन बढ़ता चला जा रहा है, मिस्टर ए का 10 लाख है, हाँ अगर मिस्टर ए और पैसे दे दें अगले साल में, मान लीजिए उन्होंने 10 लाख और दे दिए तो अब 20 लाख हो गए, अब क्लबिंग के लिए 20 लाख का अमाउंट लिया जाएगा। मतलब हम पीजीबीपी की इनकम जो होगी वो हम उसमें नहीं ऐड ऑन करेंगे, सिर्फ हम जो बेस दिया उन्होंने जो अपनी कैपिटल लगाई सिर्फ उसी का प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है, उसी के प्रोपोर्शनेट निकालेंगे और उसी के प्रोपोर्शनेट अमाउंट के ऊपर क्लबिंग की जाएगी। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। जी 5th पॉइंट देखिए जो भी हमने डिस्कस किया भी था, the clubbed income shall be retained under the same head in which it is earned. Therefore, business income of a minor child shall be clubbed in the hands of the parent under the head PGBP. The business loss of the parents can be set off against such income. तो जिस पर्टिकुलर हेड की इनकम है उसी पर्टिकुलर हेड में इसकी क्लबिंग की जाएगी, जिस पर्टिकुलर हेड की भी इनकम होती है सेम हेड के अंदर इस इनकम को रिटेन किया जाएगा। अगर क्लबिंग करने से पहले जो जिस पर्सन की इनकम क्लब हो रही है उसकी सैलरी इनकम है
क्लब करके भी आप सैलरी में ही रखेंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही क्लब होगी, पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेज की इनकम अदर सोर्सेज के हेड में क्लब की जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर जब आप क्लबिंग करेंगे ना तो फाइनल इनकम को क्लब किया जाता है। फाइनल इनकम को क्लब करने से पहले जितने भी खर्चे वगैरह है ना वो माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा क्लबिंग उस नेट अमाउंट की जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर एक ने अपने पास एक बिल्डिंग किराए पर दी, उनको रेंटल इनकम मिली 10 लाख रुपए। मिस्टर ने एक बिल्डिंग के ऊपर रेंट रिसीव किया 10 लाख। इस बिल्डिंग को खरीदने के पैसे इन्हें मिसेज ए से मिले थे, तो मिसेज ए के हैंड्स में क्लबिंग होगी अब इस रेंट की, क्योंकि पैसा मिसेज ए ने दिया हुआ है। तो जब आप क्लबिंग करेंगे ना तो 10 लाख को क्लब नहीं करेंगे, पहले फाइनल इनकम निकालेंगे। फाइनल इनकम कैसे निकाली जाएगी? फाइनल इनकम निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें इन्होंने कोई म्यूनिसिपल टैक्स दिया है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती है, पहले वो डिडक्शन देंगे। फिर हम ये देखेंगे इनका स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्हें मिलना है 30% का, वो माइनस करेंगे। फिर हम देखेंगे कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो नहीं है, वो माइनस करेंगे। और सब कुछ माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ना क्लबिंग उस अमाउंट पे की जाएगी। तो पहले फाइनल इनकम कैलकुलेट कीजिए, जो फाइनल अमाउंट आएगा उस फाइनल अमाउंट के ऊपर क्लबिंग होगी। हाँ जी, 7 पॉइंट देखिए प्लीज। सर, क्लबिंग विल टेक्स प्लेस इवन इफ एसेट्स आर इनडायरेक्टली ट्रांसफर्ड। For example, if Mr. A makes a gift to Mrs. X of 1 lakh and Mr. X makes a gift of 1 lakh to Mrs. A, then there is indirect transfer from Mr. A to Mrs. A and Mr. X to Mrs. X. Hence, clubbing will take place. तो अगर एसेट इनडायरेक्टली भी ट्रांसफर किया जा रहा है ना तो भी इसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई किए जाएंगे। एसेट डायरेक्टली ट्रांसफर हो इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो क्लबिंग होकर रहेगी। ठीक है सर, कल से ना मैं आपको क्लबिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ। बहुत बातें मैंने क्लबिंग के बारे में बता दी, क्लबिंग में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और एसेट अगर हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए तो पैसों की इनकम पे क्लबिंग कर देंगे। सर ये सारे के सारे प्रोविजन ना सिर्फ एक पॉइंट की वजह से खत्म हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे देना चाहते हैं और वो थोड़ा सा अपने पास ना इसके लिए प्लानिंग करें, प्लानिंग, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और प्लानिंग करें। प्लानिंग सर एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब ये है कि मैंने अपनी वाइफ को एक एसेट गिफ्ट में दिया, वाइफ उस एसेट से इनकम अर्न करती है और मैं उस पर क्लबिंग नहीं करता। भाई क्लबिंग होनी चाहिए, मैं नहीं कर रहा, ये है टैक्स इवेजन। मैं टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहा सर, मैं टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मिस्टर ए अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए देना चाहते हैं तो यहाँ पे देना चाहते से हैं, मेरा मतलब है मिस्टर ए अपनी वाइफ को पैसे गिफ्ट में देना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं सर मत दो ना गिफ्ट, उधार दे दो। क्या हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे उधार दे सकते हैं? सर बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे उधार दे देते हैं ना, उधार, तो ये क्लबिंग के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ये ट्रांसफर थोड़ी है, उधार देना इज नॉट गिफ्ट। तो अगर एक पर्सन मिस्टर ए अपनी वाइफ को पैसे दे रहे हैं हमेशा के लिए, ये हुआ गिफ्ट, इस पे होगी क्लबिंग। लेकिन अगर मिस्टर ए ने मिसेज ए को उधार दिया, मिसेज ए बिजनेस करना चाहती थी, पैसों की कमी थी, मिस्टर ए ने मिसेज ए को 20 लाख रुपए उधार दे दिए और अब इस उधार के पैसों से मिसेज ए ने बिजनेस किया, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया और धीरे 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 हस्बैंड के पैसे चुका दिए। सर अब ये क्लबिंग के दायरे से बाहर हो जाएंगे, यहां पर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं किए जाएंगे। अब एक बहुत ही जेन्युइन सवाल आता है, सर पता कैसे चलेगा कि ये गिफ्ट है या उधार है? सर अगर मैं बात करूं बिजनेस की, बिजनेस, तो बिजनेस के केस में ना ये बहुत इजीली पता चल जाएगा। मान लीजिए मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है, उन्होंने अपनी वाइफ को ना पैसे उधार दिए। सर जब हम किसी को उधार देते हैं ना, ये देने वाले के लिए होता है एसेट और लेने वाले के लिए होता है लाइबिलिटी। जिन्होंने पैसे दिए उनके एसेट्स में आ रहा होगा, जिनको पैसे दिए उनकी लाइबिलिटीज में आ रहा होगा। यहां से हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने अपने पास ये पैसे उधार दिए हैं और इसके ऊपर क्लबिंग नहीं होगी। और सर अगर गिफ्ट दें तो, सर जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो ये हमारी होती है ड्रॉइंग्स, ये मेरे कैपिटल में से माइनस हुआ होगा ड्रॉइंग्स के रूप में, और जिसको मैंने दिया है उसके कैपिटल में ऐड हुआ होगा।
तो अगर ये अमाउंट कैपिटल में ऐड होकर आ रहा है तो फिर इसके ऊपर क्लबिंग होगी, और अगर ये एसेट और लाइबिलिटी में शो हो रहा है तो फिर इसके ऊपर क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात सर, ये तो ना थोड़ा एक बिजनेसमैन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। टू बी ऑन सेफर साइड, इसके लिए एक बहुत बढ़िया हमारे पास एक ऑप्शन है। देखिए, जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को गिफ्ट देते हैं ना, तो उसका ना एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो हमें बनवाना चाहिए। ठीक है। अब सर आप बनवाएं ना बनवाएं वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें बनवाना चाहिए। जब भी हम किसी पर्सन को गिफ्ट देते हैं ना, हमें एक गिफ्ट डीड बनानी चाहिए कि जी हमारे 20 लाख रुपए थे, वाइफ को गिफ्ट में दे दिए। ठीक है। और अगर हम लोन देते हैं तो सर एक लोन एग्रीमेंट बनाया जाता है। अगर मान लीजिए मिस्टर ए अपनी वाइफ मिसेज ए को 20 लाख रुपए दे रहे हैं, और ये इसका एक लोन एग्रीमेंट बना लेते हैं कि जी मैंने लोन दिया है, वाइफ को दिया है, विदाउट इंटरेस्ट है, और ये मुझे वापस कर देंगी जब भी इनके पास पैसे होंगे, या 2 4 5 साल में वापस कर देंगी, वॉट एवर इट मे बी। ठीक है। तो इस लोन एग्रीमेंट के बेसिस पर ये साबित हो जाएगा कि मिस्टर ए ने मिसेज ए को ना लोन दिया है, लोन। और क्योंकि ये लोन है, अब ये क्लबिंग के दायरे से बाहर हो जाए। लोन देना इज नॉट गिफ्ट, लोन देना इज नॉट ट्रांसफर। अब इसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं किए जा सकते। जी, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जी सर, कोई डाउट किसी को? बस एक बात का ध्यान रखिएगा सर, लोन देने में ना एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन ये है, ये पैसों में तो आप कह सकते हैं कि जी मैंने पैसे उधार दिए हैं, डिवेंचर उधार नहीं दिए जाते। तो अगर मान लीजिए मिस्टर ए अपने डिवेंचर मिसेज ए को ट्रांसफर कर दें और मिसेज ए उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करने लगे, तो फिर ये क्लबिंग से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने डिवेंचर उधार दिए हैं, डिवेंचर तो गिफ्ट किए जाएंगे। ठीक है। सिर्फ पैसों के केस में ये कह सकते हैं कि जी पैसे उधार दिए हैं। ठीक है। या अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग दे दें, तो बिल्डिंग देने के लिए उन्होंने बिल्डिंग की रजिस्ट्री कराई होगी, अगर रजिस्ट्री करा दी तो हमें पता चल जाएगा ये तो ट्रांसफर हो गई। ठीक है। अगर ये रजिस्ट्री नहीं कराते तो फिर तो मिस्टर ए ही मालिक है, उसकी जो भी रेंटल इनकम आएगी वो मिस्टर ए के ही हैंड्स में टैक्सेबल होगी। तो ये सिर्फ पैसों के केस में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये पैसे लोन के तौर पर दे सकते हैं, बाकी एसेट्स ये लोन के तौर पर नहीं दे पाएंगे। 8 पॉइंट में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। मिस्टर एक्स गिव्स एन इंटरेस्ट free loan of 20 lakh to Mrs. X. Out of the loan, Mrs. X purchased a house and earns rental income therefrom. Here, clubbing shall not apply because loan is not a transfer. Clubbing takes place where asset is transferred by the individual to spouse. Giving loan is not a transfer of asset. Note, however, if Mr. X gives 20 lakh as gift, then clubbing provisions shall apply. सर ये जो कैश आपने बताया कि पैसे अगर हम देते हैं तो वो इंटरेस्ट फ्री हो सकता है लोन? बिल्कुल हो सकता है सर, इंटरेस्ट फ्री ही है, देखिए मेरे एग्जांपल में। अच्छा ठीक है सर। सर इस पर ना एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो ये कहता है कि इंटरेस्ट फ्री लोन का भी कंसिडरेशन होता है। द प्रॉमिस टू रीपे द लोन इज द कंसिडरेशन। मैंने अपने एक बचपन के दोस्त से 5 लाख रुपए उधार ले लिए, दोस्त है मेरा, दे दिए उसने, अमीर आदमी था, वो मुझसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो बताइए इसमें कंसिडरेशन क्या है? सर इसका कंसिडरेशन है प्रॉमिस टू रीपे। ठीक है। लेकिन इसमें ना आपके पास ना इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, मतलब प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को लोन दिया, पहली बात लोन कैश में नहीं ले सकते सर। अगर आप लोन कैश में ले रहे हैं ना 20,000 से ज्यादा का, तो भले ही हस्बैंड ने वाइफ से लिया हो या वाइफ ने हस्बैंड से, सर 269 एसएस में 100% की पेनल्टी है। तो पहली बात आप ये लोन चेक से लीजिए, और टू बी ऑन सेफर साइड सर एक लोन एग्रीमेंट बना लीजिए, एक लोन की डीड बना लीजिए कि जी मैंने इतने इतने पैसे लोन के तौर पर दिए हैं और ये पैसे मैं इतने टाइम के बाद रीपे कर दूंगा। द प्रॉमिस टू रीपे इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन, कोई परेशानी की बात नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा ना सर एक मतलब थोड़ा झगड़े वाला मुद्दा है, और डिपार्टमेंट अक्सर ऐसा होता है इसके ऊपर काफी ज्यादा मतलब इशू रेस करता है। एओ साहब इसको मना करते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानते।
ठीक है, लेकिन एओ साहब अगर ना माने तो क्या होगा, आप अपील में जाइए कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब भी नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, फिर आप जाइए आईटीएटी में, वो मान जाएंगे। आईटीएटी में आप इजीली जीत जाएंगे, वहां पर जाकर आप इस बात को साबित कर दीजिए कि सर ये जो अमाउंट है, देखिए मेरे पास लोन एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट के तहत ये मुझे लोन में मिला है। अब वो कंफर्टेबली वहां पर आप इस बात को साबित कर पाएंगे कि ये जो अमाउंट है ये लोन का अमाउंट है, कोई भी परेशानी की बात नहीं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू। जी आइए सर नेक्स्ट। सर लोन में सिर्फ कैश ही ले सकते हैं क्या? जी मैम, लोन में सिर्फ कैश या कोई कुछ और एसेट्स भी चलेगी? नहीं मैम, एक्चुअली देखिए प्रैक्टिकली ना दूसरे एसेट लोन के तौर पर दिए नहीं जाते। आप सोचिए ना, हम भाई डिवेंचर उधार थोड़ी दिए जाते हैं, पैसे उधार दिए जाते हैं। अच्छा यहां पर मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं मैम, कैश मत कहिए प्लीज, कैश मत कहिए। कैश अगर हम लोन देते हैं तो सेक्शन 269 एसएस ये कहता है कि अगर आपने किसी से भी 20,000 से ज्यादा का लोन कैश में लिया है, ये आपकी इनकम मान ली जाएगी, इस पर 100% की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो जब मैं कह रहा हूं ना कि मैंने लोन दिए हैं पैसे, तो मैं कहना चाह रहा हूं चेक से लिए हैं। ठीक है, अगर मैं चेक से उधार लेता हूं तो फिर इसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। लेकिन जनरली आप देखिए ना, पैसे ही उधार दिए जाते हैं, और कोई चीज उधार थोड़ी दी जाती है। और उधार भी इस तरह से कि उसको यूज कर सके। भाई मैंने अपने एक फ्रेंड से, मुझे कहीं जाना था, उसकी गाड़ी मांग ली कि यार जरा 4 दिन के लिए गाड़ी दे दे, घूमने जाना है। वो ठीक है, आप कह सकती हैं कि भाई ये भी तो एक तरह का उधार है, सही बात है, लेकिन मैं 4 दिन के लिए गाड़ी लेकर टैक्सी नहीं चला सकता ना उसमें। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 4 दिन के लिए उससे गाड़ी लूं और 4 दिन के लिए उसमें टैक्सी चलवाऊं और पैसे कमा लूं। इट इज इम्पॉसिबल, ये मुश्किल है। तो ऐसे में ना ये जो मेरा प्रोविजन है, ये जो मेरे पास ऑप्शन है, ये मैं सिर्फ पैसों में ही अप्लाई कर पाऊंगा, बाकी किसी एसेट के ऊपर इसको अप्लाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। बेटा मेरा फोन उठाना वहां से। जी सर, आइए लास्ट प्रोविजन है ये क्लबिंग का, और वो है सेक्शन 65, लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लब इनकम। सर देखिए इनकम टैक्स का ना एक बिल्कुल क्लियर कट प्रोविजन है, और वो ये है कि जिसका टैक्स है ना हम उसी से मांग सकते हैं, उसके अलावा किसी और से नहीं मांग सकते। एक एग्जांपल बस ऐसे ही बात को समझने के लिए, कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए, और हम उनकी कुछ इनकम हुई सपोज 1 करोड़ रुपए की, और मैं ऐसे ही रेंडमली अज्यूम कर लेता हूं कि उनके ऊपर टैक्स बनता है 30 लाख रुपए। ठीक है, वैसे तो सर पूरा टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, चलिए 35 लाख रुपए मान लेते हैं, 35 लाख का टैक्स इनके ऊपर बन रहा है। ठीक है, अब सर मिस्टर ए से हमें 35 लाख रुपए का टैक्स लेना था, हुआ क्या, मिस्टर ए अंडरग्राउंड हो गए और मिस्टर ए मिल नहीं रहे, कहां गए। अब मुझे मिस्टर ए से 35 लाख रुपए लेने हैं, हम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और मिस्टर ए मिल नहीं रहे, तो बताइए क्या करूं। मिस्टर ए नहीं मिल रहे, इनके घर वालों को उठा लूं? तो सर ऐसा नहीं हो सकता, जिसका टैक्स है ना आप उसके अलावा किसी से टैक्स की डिमांड नहीं कर सकते। अगर मिस्टर ए की इनकम का टैक्स है तो ये आप सिर्फ मिस्टर ए से ही ले सकते हैं। अगर ए नहीं मिल रहे तो आप ए के एसेट्स को सीज कर लीजिए, आप उनके एसेट्स को अटैच कर लीजिए, आप उनके एसेट्स से टैक्सेस की रिकवरी की कोशिश शुरू कीजिए। आप उनकी फैमिली को तंग नहीं कर सकते। मैं ए का टैक्स मिसेज से नहीं मांग सकता, मैं ए का टैक्स ए के पेरेंट्स से, उनके बच्चों से नहीं मांग सकता। ठीक है, अब ऐसे में इशू ये है कि सर सोचिए मिस्टर ए नहीं मिल रहे, अब टैक्स की रिकवरी कैसे करूं, उनके एसेट्स से। लेकिन सिर्फ एक ऐसा टैक्स है सर, सिर्फ एक केस जब मैं किसी दूसरे पर्सन से टैक्स की डिमांड कर सकता हूं, और वो होता है क्लबिंग। मिस्टर ए, इन्होंने 80 लाख रुपए कमाए अपने खुद के, और 20 लाख रुपए इनकी वाइफ के थे जो उन्होंने अर्न किए थे, जिस पर क्लबिंग होनी थी। ठीक है, 80 लाख मिस्टर ए की इनकम थी, 20 लाख मिसेज ए की इनकम को मिस्टर ए के हैंड्स में क्लब करना था, और अब मिस्टर ए अंडरग्राउंड हो गए। अब मुझे 35 लाख रुपए का टैक्स की रिकवरी करनी है और मिस्टर ए मिल नहीं रहे, तो अब क्या करें। इनकम टैक्स क्या कहता है, देखो भाई बाकी जो ए के पैसों का टैक्स है
वो तो ऐसे ही ले पाएंगे, लेकिन 20 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो तो मिसेज ए के पास है ना। इस 35 लाख के टैक्स में कुछ टैक्स मिसेज ए के पैसों का भी तो है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जो टैक्स मिसेज ए की इनकम का बनता है, पूरे पैसे नहीं सर, पूरे पैसे नहीं, 1 करोड़ के ऊपर 35 लाख का टैक्स बन रहा है 35%। तो आप 20 लाख का 35%, 7 लाख रुपए मिसेज ए से डिमांड कर सकते हैं। आप मिसेज ए से कह सकते हैं कि भाई मुझे अपने पास ये पर्टिकुलर अमाउंट आप पे कीजिए, ठीक है। मिसेज ए से आप 20 लाख का जितना भी प्रोपोर्शनेट टैक्स बनता है वो डिमांड कर सकते हैं। तो सेक्शन 65, लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लब इनकम, whereby the reason of the provisions contained in section 60 to 64 or section 27, the income from any asset is to be clubbed with the income of the transferor. Then the transferee shall, on service of a notice of demand by the assessing officer, shall be liable to pay that portion of tax levied on the transferor which is attributable to the income so clubbed. ठीक है। जो भी प्रोपोर्शनेट टैक्स है, प्रोपोर्शनेट आप प्रोपोर्शनेट टैक्स की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, पूरा टैक्स नहीं, प्रोपोर्शनेट टैक्स की डिमांड कर सकते हैं। हाँ जी सर इन दैट केस ये गलत नहीं होगा? सर कैसे? जब मिसेस ए ने इनकम की ही नहीं, क्योंकि हमने तो क्लबिंग कर दी उसकी, तो वो बिल्कुल सही इनकम उनके हाथ क्लबिंग कर में दी। तो मानी नहीं जा रही सर। जब उनके एंड पे मानी ही नहीं जा रही, हमने क्लबिंग कर दी, तो फिर वो टैक्स ड्यू के लिए कैसे हो गई? सर मैं बताता हूं, देखिए मिस्टर ए ने ना मिसेज ए को 50 लाख रुपए दिए थे। मिसेज ए ने उन पैसों को एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 20 लाख रुपए कमाए। अब हम ये कह रहे हैं जो 20 लाख रुपए हैं ये मिसेज ए की इनकम नहीं है, मिस्टर ए की इनकम है, और हमने इसको मिस्टर ए के हैंड्स पर क्लब कर दिया, है ना सर। लेकिन एक बात बताइए, क्या पैसे मिस्टर ए के पास आ गए या मिसेज ए के पास ही हैं? सर पैसे तो मिसेस ए के पास ही हैं, है ना। हम बस ये कह रहे हैं उन पैसों में से 7 लाख रुपए दे दो। बट क्लबिंग करने का मतलब तो ये हो गया कि वी आर एज्यूमिंग दैट कि मिसेस ए का सिर्फ नाम भर चल रहा है। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली जो बहुत, बिजनेस क्लबिंग तो तभी हो रही है, नहीं तो। हाँ जी। हाँ सर मैं ये कह रहा था इनकम टैक्स वालों ने बहुत असेसी के फायदे का प्रोविजन बनाया है, बहुत फायदा हो गया इस प्रोविजन से मिसेज ए को। नहीं तो अभी जो मैं आपको बात वो बता रहा कैसे था, सर? अगर मिस्टर ए मिल नहीं रहे तो हम क्लबिंग, हम अपने पास टैक्स की रिकवरी मिस्टर ए के एसेट से कर सकते हैं। सर अगर आपके वाली बात पर मैं जाऊं ना और मैं ये कहूं कि ये पैसा तो मिस्टर ए का है, टैक्स मिसेज ए से क्यों मांग रहे हैं, तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे लाओ पूरे के पूरे 20 लाख हमें दे दो, क्योंकि ये 20 लाख तो मिस्टर ए के हैं, तुम्हारे हैं ही नहीं। आप बात समझ रहे हाँ हैं? जी। अगर सर इनकम टैक्स में ये प्रोविजन बना है तो इससे ना मिसेज ए के लिए बेनिफिट ही हो गया। अदरवाइज एसेट से रिकवरी का प्रोविजन तो हमारा क्लियर कट है। एक असेसी से टैक्स की रिकवरी करनी है, वो मिल नहीं रहा, तो आप उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज करा दीजिए, आप उसके बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करा लीजिए, आप उसके एसेट को बेच दीजिए, ये सारे प्रोविजन है हमारे पास। अब मुद्दा ये है कि अगर इस लॉजिक पर जाएं कि ये इनकम मिस्टर ए की है, तो फिर ये पैसे मिस्टर ए के हैं, फिर तो इन्हें पूरे को पूरे 20 लाख रुपए हमें देने चाहिए टैक्स की रिकवरी के लिए। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने यहां पर थोड़ा सा रिलैक्स रखा है प्रोविजंस को, और हमने ये कहा है सिर्फ प्रोपोर्शनेट अमाउंट की डिमांड हम मिसेज ए से करेंगे। सर क्लियर है पॉइंट? जी ओके सर। जी एक बार लैंग्वेज देख लीजिए प्लीज। वेयर बाय द रीजन ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 60 to 64 और सेक्शन 27। सर सेक्शन 27 डीम्ड ओनर का सेक्शन है, हम अपने पास हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। द इनकम फ्रॉम एनी एसेट इज टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर, देन द ट्रांसफरी shall on the service of a notice of demand by the assessing officer shall be liable to pay that portion of tax levied on the transferor which is attributable to the income so clubbed। ठीक है, जो भी इनकम क्लब हो रही है उसकी जो प्रोपोर्शनेट टैक्स लाइबिलिटी है उसकी रिकवरी हम अपने पास असेसी से कर सकते हैं।
हम अपने पास मिसेज ए से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए ने अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी बी को दी रिवोकेबल ट्रांसफर में, बी ने उससे 2 लाख रुपए कमाए और मिस्टर ए की दूसरी इनकम से 8 लाख रुपए। असेसमेंट के टाइम पर हमने ये 2 लाख रुपए मिस्टर ए के हैंड्स पर क्लब कर दिए, होने भी चाहिए, और नोटिस ऑफ डिमांड निकला 1,17,000 का। सर 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बनता है 1,12,500, उसके ऊपर 4,500 रुपए का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बनता है 4% के रेट से, और ऐड करके हमारे पास टोटल टैक्स लाइबिलिटी आती है 1,17,000। अब ये जो 1,17,000 है ना, इसके ऊपर प्रोपोर्शनेट टैक्स निकाल लिया जाएगा। 1,17,000 के टैक्स में 2 लाख का कितना है, और ये 23,400 रुपए का नोटिस हम अपने पास मिस्टर बी को सर्व करेंगे कि भाई बी 23,400 रुपए आप जमा कराइए। मिस्टर ए गोज अंडरग्राउंड, द असेसिंग ऑफिसर कैन रिकवर प्रोपोर्शनेट टैक्स ऑन 2 lakh from Mr. B under section 65, that is 23,400, which is computed as under। ये प्रोपोर्शनल टैक्स की कंप्यूटेशन है। तो सर ये इसी के साथ हमारे पास क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर कंप्लीट होता है। सर एक कन्वर्जन इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी बता दो। मैम अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एसेट है जो मेरा अपना इंडिविजुअल एसेट है, मैं उसे अपने एचयूएफ में ट्रांसफर कर दूं। मैंने कहा आज से ये जो मेरी बिल्डिंग है ये मेरे एचयूएफ की बिल्डिंग मानी जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं अब ये जो आपने एचयूएफ को ट्रांसफर किया ना बिल्डिंग, अगर एचयूएफ इससे कोई इनकम अर्न करता है तो ये इनकम एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, ट्रांसफरर की इनकम मानी जाएगी। मैंने एसेट ट्रांसफर किया अपने एचयूएफ को, तो ये मेरी इनकम है, एचयूएफ की इनकम नहीं है, और ये मेरे हैंड्स में टैक्सेबल होगी। ओके मैम, क्लियर हो गया? जी सर। सर और कोई डाउट हो किसी को क्लबिंग में तो पूछ लीजिए प्लीज। इसमें आगे डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल है, इसका जी ये मैम हम अपने पास डिस्कस करेंगे, ये अभी रह गया है, ये क्लबिंग से अलग हटके है पॉइंट, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लबिंग से रिलेटेड है इसलिए क्लबिंग के चैप्टर में ऐड किया हुआ है मैंने, ये क्लबिंग से अलग हटके एक पॉइंट है। ठीक है सर, फिर हम इसे अपने पास हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे मंडे को सिविक सेंटर में। ठीक है सर, इस वीकेंड पे क्लासेस नहीं है, एक्चुअली 31 जुलाई है, थोड़ा तबीयत की वजह से काम काफी सफर हो गया तो कुछ अभी रिटर्न्स पेंडिंग है। नेक्स्ट वीक से हम सैटरडे संडे में अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, सैटरडे संडे की क्लास जो होगी वो ऑनलाइन मोड पर होगी क्योंकि सिविक सेंटर में सब लोगों को आना मुश्किल होगा, और मंडे टू फ्राइडे हमारी जो क्लास होगी वो हाइब्रिड मोड पे चलेगी सर। हम सिविक सेंटर से तो लेंगे ही लेंगे, साथ में ऑनलाइन उसका टेलीकास्ट रहेगा गूगल मीट पर अभी फिलहाल, और आगे चल के जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा 2-4-5 दिन में तो फिर वो हमारी ऐप के थ्रू होगी। ऐप आप सब लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ, डाउनलोड कर ली होगी, तो ऐप पर उसका टेलीकास्ट वो करेगा। मैं वो आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि कैसे क्लास आप देख पाएंगे। सर एक बार गिफ्ट वाले का पीडीएफ भेज दो आप। जी मैम जी, वो कल मैं भूल गया था, आज भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ।